नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिहार का नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। हम बिहार स्पेशल आपको कुछ वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और आपको ये समझ में आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो देखकर जरूर लाभ उठाएं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल करके, आप उसमें जाकर क्रमबद्ध तरीके से ये वीडियो देख सकते हैं। हमने आपको भौतिक विभाजन, भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा बिहार का और बिहार की नदियाँ, ये सब बता दिया है। आज हम बात करेंगे बिहार की सीमाएं किस किस राज्य से लगते हैं, उन सब पर हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जलप्रपातों पर। तो आइए एक नज़र देखते हैं। देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। आइए देखते हैं हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, सबसे पहले हम बात करेंगे ककोलत पर। ये नवादा में है। आप ये बिहार का मैप आपको दिख रहा है, ड्रॉ आउटलाइन मैप है ये। आप इसमें एक चीज देखिएगा, ज्यादा ये मत सोचिएगा कि मैम इसमें प्रॉपर मैप नहीं है, या जो भी है बोर्ड पे बनाया है 19-20 हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, आप अपना मैप पास में रख कर देखिएगा। ये मैप है, यहाँ नवादा है। नवादा में आपका जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? ककोलत जलप्रपात। जलप्रपात बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जलप्रपात होता क्या है। तो जलप्रपात जो होता है, जब किसी खड़ी ढाल से, जब किसी बहुत ऊंचाई से जब कोई पानी की धारा जब सीधी खड़ी ढाल में नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात कहलाता है। अक्सर नदियां जब ऐसे किसी खड़े ढाल वाली पहाड़ी से जब नदियां ऐसे डायरेक्ट गिरती हैं तो ये जो बनता है ये जलप्रपात कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। तो बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नवादा में देखते हैं ककोलत। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, जो बहुत फेमस है बिहार का। लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ये सबसे प्रमुख जलप्रपात है और कहाँ पे है ये? नवादा में है। ये ककोलत पहाड़ी में स्थित है, इसीलिए इसका नाम ककोलत जलप्रपात पड़ा। और कोडरमा पहाड़ी से आने वाली 7 धाराओं से ये निर्मित है। कोडरमा पहाड़ी से 7 धाराएं एक साथ आती हैं, उनसे इस ककोलत नाम के जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ये नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये ककोलत पहाड़ी में स्थित है। और कोडरमा पहाड़ी से आने वाली जो 7 धाराएं हैं उनसे इसका निर्माण होता है। तो हमने ककोलत जलप्रपात जाना। अब हम देखते हैं धुआं कुंड। धुआं कुंड जलप्रपात आपका रोहतास में है। यहाँ पे रोहतास है। ये जो पॉइंट है, इनको आप ये मत मानिएगा कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है। ये मतलब यहाँ पे रोहतास जिला है और ये रोहतास में है, बस ये दर्शाया है हमने। आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछेगा। रोहतास में है धुआं कुंड जलप्रपात। और धुआं कुंड में ये कौन सी पहाड़ी पर है? ये ताराचंड पहाड़ी पर है। धुआं कुंड जलप्रपात ताराचंडी पहाड़ी पर है, जो रोहतास में अवस्थित है, काब नदी पर स्थित है। ये कौन सी नदी से बनता है? काब नदी से। कैमूर घाटी में स्थित है। माझर कुंड का विस्तार है इसे, जो कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का विस्तार है। कैमूर घाटी में एक माझर कुंड है, ये इसे उसी का विस्तार माना जाता है। और हमने नीचे लिखा है धुंध निकलती है, मतलब धुआं कुंड इसका नाम क्यों पड़ा? बहुत ऊंचाई से जल जब नीचे घाटी में इसमें गिरता है इस जलप्रपात का, तो इसमें एक धुआं सा उठता है पानी में। तो उस धुआं को उठने के कारण ही इसका नाम धुआं कुंड जलप्रपात पड़ा। इसका धुआं कुंड नाम कैसे पड़ा? इसका पानी जब नीचे गिरता है तो उसमें एक धुआं सा उठता है,
इसलिए इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? रोहतास में है। कौन सी पहाड़ी पर है? ताराचंडी पहाड़ी पर है। और कौन सी नदी से निर्मित है? तो ये काव नदी से निर्मित है। और कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का इसे विस्तार माना जाता है। कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का विस्तार माना जाता है। कौन सा? धुआं कुंड। हमने दो पढ़े। ककोलत, ककोलत कहाँ है? नवादा में है। ये सबसे प्रमुख जलप्रपात है। ये ककोलत पहाड़ी में स्थित है। कोडरमा से आने वाली 7 धाराओं से ये निर्मित है। दूसरा हमने पढ़ा धुआं कुंड। धुआं कुंड रोहतास में स्थित है। ये ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है और ये काव नदी से निर्मित है। कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का ये विस्तार है और इसका पानी जब घाटी में गिरता है तो धुआं जैसा उठता है, इसीलिए इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। अगला है सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। ये भी रोहतास जिले में ही आता है। बिहार के रोहतास के पास ये यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है और कन्हर नदी के 100 फीट की ऊंचाई से गिरने से इसका निर्माण होता है। कौन सी नदी पर निर्मित है ये? कन्हर नदी पर। कन्हर नदी 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिससे सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण होता है। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है आपका? रोहतास में है। यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। कन्हर नदी, कौन सी नदी? कन्हर नदी के 100 फीट ऊंचाई से गिरने से इसका निर्माण होता है। 3 हमने पढ़े। ककोलत, ककोलत कहाँ है? नवादा में है। और ककोलत कौन सी पहाड़ी पर है? ककोलत पहाड़ी पर है। इसमें कोडरमा पहाड़ी से आने वाली 7 धाराओं से इसका निर्माण होता है ककोलत का। ककोलत के बाद हमने पढ़ा धुआं कुंड। धुआं कुंड रोहतास में है। ये काव नदी पर है और ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है और कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का विस्तार है। धुआं कुंड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका पानी जब घाटी में गिरता है तो उसमें धुआं जैसा उठता है, इसीलिए इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा सुखलदरी। सुखलदरी रोहतास में ही पड़ता है, लेकिन यूपी बिहार के बॉर्डर पर स्थित है ये। और ये कन्हर नदी के, कौन सी नदी? कन्हर नदी के 100 फीट ऊंचाई से गिरने से इसका निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं दुर्गावती। दुर्गावती कैमूर में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में स्थित है और ये दुर्गावती नदी पर ही है। दुर्गावती जलप्रपात का नाम भी है, नदी का नाम भी दुर्गावती है। इसी जलप्रपात को खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादरकोह जलप्रपात। दुर्गावती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? दुर्गावती जलप्रपात। कौन से जिले में पड़ता है? कैमूर जिले में पड़ता है। इसका एक और नाम है खादरकोह। खादरकोह किसका नाम है? दुर्गावती जलप्रपात का। खादरकोह किसका नाम है? दुर्गावती जलप्रपात का। और ये किस जिले में पड़ता है? ये कैमूर जिले में पड़ता है। आगे एक कैमूर जिले में और पड़ता है करकट जलप्रपात। कौन सा? करकट। करकट भी कैमूर पहाड़ी में स्थित बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो कैमूर में हमने 2 पढ़े। कौन कौन से? दुर्गावती और करकट। अगला भोजपुर आरा में एक जियार कुंड है। ये फुलवरिया नदी पर स्थित है। भोजपुर में जियार कुंड नाम का जलप्रपात है जो फुलवरिया नदी पर स्थित है। टोटल हमने कितने पढ़े? ककोलत 1, धुआं कुंड 2, सुखलदरी 3, दुर्गावती 4, करकट 5 और जियार कुंड 6, जिसमें 2 रोहतास में है, 2 कैमूर में है, 1 भोजपुर में और 1 नवादा में। ककोलत कहाँ है? नवादा में है। कौन सी पहाड़ी पर है? ककोलत पहाड़ी पर है। कैसे बनता है? कोडरमा से आने वाली 7 धाराओं से इसका निर्माण होता है। दूसरा धुआं कुंड है। कहाँ है? रोहतास में है। कैसे बनता है? किस नदी पर है? काव नदी पर स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी पर है, काव नदी के द्वारा बनता है। और कैमूर घाटी में स्थित माझर कुंड का ही से विस्तार माना जाता है। और धुआं, इसके पानी गिरने से धुआं जैसा उठता है, इसलिए इसका नाम धुआं कुंड पड़ा। तो रोहतास में कौन से 2 हैं? एक तो ये धुआं कुंड, दूसरा सुखलदरी।
शुक्लद्री में क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर ये स्थित है और ये कनहर नदी के 100 फीट ऊंचाई से गिरने से इसका निर्माण होता है। 3 हमने पढ़े, नवादा में ककोलत, रोहतास में 2 हैं, एक धुआं कुंड, दूसरा शुक्लद्री। इसके बाद कैमूर में 2 हैं, एक दुर्गावती और दूसरा करकट। दुर्गावती का एक और नाम है खादरकोह जलप्रपात। दुर्गावती का एक और नाम है खादरकोह जलप्रपात और कैमूर में करकट और दुर्गावती या खादरकोह। और भोजपुर में जियार कुंड जो फुलवरिया नदी पर स्थित है। जियार कुंड किस पर है, फुलवरिया नदी पर स्थित है। अब हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं, भोजपुर में कौन सा है, भोजपुर में कौन सा है, जियार कुंड। कौन सी नदी पर स्थित है, फुलवरिया नदी पर। फुलवरिया नदी पर कौन सा जलप्रपात है, जियार कुंड। किस जिले में पड़ता है, भोजपुर जिले में। उसके बाद कैमूर में 2 जलप्रपात है, दुर्गावती या खादरकोह और दूसरा करकट। उसके नीचे रोहतास में आएंगे, रोहतास में धुआं कुंड के साथ साथ शुक्लद्री, 2 रोहतास में है और एक नवादा में है ककोलत जलप्रपात। तो ये बिहार के इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे। इनके साथ साथ हम भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात देख लेते हैं। आगे जब इंडिया पढ़ाएंगे तो फिर इन्हें भी मैप पे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इनके चार्ट के द्वारा नाम देख लेते हैं। कुचिकल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल। कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में बराही नदी पर। बराही नदी पर स्थित कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। दूसरा बहुत फेमस है जोग या गारसोप्पा, इसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसके 3 नाम है, जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या गारसोप्पा। ये भी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। ये कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर। कर्नाटक के 2 जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, एक कुचिकल, दूसरा जोग या गारसोप्पा। कुचिकल बराही नदी पर है और जोग गारसोप्पा शरावती नदी पर है। इसके बाद गोवा में मांडवी नदी, गोवा किसके किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। तो मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर कहाँ पर है, गोवा में है। किस नदी पर, मांडवी नदी पर। तमिलनाडु में 2 इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम और होगेनक्कल। शिव समुद्रम और होगेनक्कल ये दोनों जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, शिव समुद्रम और होगेनक्कल किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हुंडरू जलप्रपात बहुत फेमस है, झारखंड का है। ये स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, ये चंबल नदी पे है। चा से चंबल, चा से चूलिया। कपिलधारा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। दूधसागर गोवा में है, मांडवी नदी पर। कपिलधारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। चित्रकूट भी बहुत फेमस जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। ये इसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्रा कहा जाता है। तो एक बार और नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का न्याग्रा कहते हैं। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। होगेनक्कल और शिव समुद्रम ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। जोग या महात्मा गांधी या गारसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। कुचिकल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, ये कर्नाटक में है, वराही नदी पर। आशा है आपको ये याद हो गए होंगे। 1-2 बार और वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। एक बार बिहार का और रिपीट कर लेते हैं। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। भोजपुर में कौन सा जलप्रपात है, जियार कुंड। रोहतास में 2 कौन कौन से हैं, एक है धुआं कुंड और दूसरा शुक्लद्री। कैमूर में कौन कौन से हैं, दुर्गावती या खादरकोह और करकट। दुर्गावती और करकट ये कहाँ है, कैमूर में। तो आशा है आपको जलप्रपात क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत लगे तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। जलप्रपात
कंप्लीट हो गए। जलप्रपात के साथ साथ हम थोड़े से कुंड भी पढ़ लेते हैं जो बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए तो कुंड देखते हैं। कुंड महत्वपूर्ण 3 जगह पर है, राजगीर में, गया में और मुंगेर में। सर्वाधिक मुंगेर और राजगीर में है, गया में 1 कुंड है। ये कुंड गर्म जलधारा के स्रोत है। नीचे से जल पृथ्वी के अंदर से जल आता है, यानी कि जो जल के स्रोत है, और उस स्रोत से जो जल आता है वो गर्म होता है। तो ये जल कुंड जो है वो गर्म जल कुंड है। तो देखिए राजगीर में ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। राजगीर में कौन कौन से हैं? ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा या सप्तधरवा है, सूर्यकुंड है, मखदूम कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है। ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। गया में एक ही है, अग्निकुंड। और ऐसे भी कहा जाता है गया में पिंडदान किया जाता है तो अग्नि को समर्पित होता है, तो अग्निकुंड उससे ट्रिक से याद कर सकते हैं। गया में अग्निकुंड। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है जो मुंगेर का सबसे गर्म है। राजगीर में जो ब्रह्मकुंड है वो बिहार का सबसे गर्म है, और लक्ष्मण कुंड जो मुंगेर में है वो मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। और यहाँ पे देखिए आपको याद करने के लिए लक्ष्मण कुंड है, उसके बाद सीता कुंड भी है, रामेश्वर से राम समझ लो, राम कुंड है, ऋषि भी है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड भी है, और भरारी कुंड, पंचतर कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड दोनों कहाँ होंगे? मुंगेर में। पंचतर मुंगेर में, और लक्ष्मण, सीता, रामेश्वर और जन्म ये कहाँ है? मुंगेर में। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता और ऋषि का जन्म भारी मात्रा में कहाँ हुआ? मुंगेर में। याद करने के लिए लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। राजगीर में कौन कौन से हैं? ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। दो दो के उसमें याद कर लो। ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। गया में केवल अग्निकुंड। मुंगेर में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों याद, ऋषि, श्रृंगार ऋषि दोनों, और जन्म कुंड, भरारी और पंचतर तीनों याद करना है। जन्म कुंड, भरारी और पंचतर यही है। बाकी तुम्हें ऋषि और राम, लक्ष्मण, सीता मुंगेर में है, ये याद रख लेना। और जन्म कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड ये मुंगेर में है, और ये याद हो जाएंगे तो जो बचेंगे वे राजगीर में हो जाएंगे, क्योंकि गया में तो सिर्फ एक अग्निकुंड ही है। तो कहे तो एक बार फिर रिपीट कर दे। राजगीर में ब्रह्मकुंड जो सबसे गर्म है बिहार का, उसके बाद सप्तधरवा, ब्रह्मकुंड, सप्तधरवा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। गया में अग्निकुंड। मुंगेर में राम, लक्ष्मण, सीता, ऋषि, श्रृंगार ऋषि, जन्म कुंड, भरारी कुंड और पंचतंत्र कुंड, पंचतर कुंड। तो ये आपको याद हो गए होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में। तो बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में बात करने से पहले हम झील के बारे में जान लेते हैं कि झील क्या होती है। झील जो होती है लगभग चारों तरफ से स्थल होता है, और बीच में जो पानी होता है वो झील कहलाती है। ये स्थल भाग हो गया, और ये जो जल हो जाता है ये क्या कहलाती है? झील कहलाती है। लगभग चारों तरफ से स्थल भाग। लगभग इसलिए बोला क्योंकि लैगून में एक तरफ से थोड़ा बहुत सागर से भी मिला रहता है, इसलिए मैं लगभग बोल रही हूँ। तो झील क्या होती है? लगभग चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ वो भाग जिसमें पानी होता है, स्थिर जल होता है, झील कहलाता है। झील के ये प्रकार हैं: विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी निर्मित झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और क्रेटर झील। विवर्तनिक झील का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का कोई हिस्सा नीचे धंस गया हो या अगल बगल का हिस्सा ऊपर उठ गया हो और बीच में जो गहराई हो जाती है उसमें पानी भरने से जो झील बनती है
वो विवर्तनिक झील कहलाती है। कौन सी झील विवर्तनिक कहलाएगी? भूमि में या तो धंसाव हो गया हो या भूमि का क्षेत्र उठ गया हो और वहां पे आसपास का क्षेत्र उठने से बीच में गड्ढा बन गया हो, तो वो कौन सी झील कहलाती है? विवर्तनिक झील कहलाती है। लैगून झील कौन सी कहलाती है? लैगून झील वो कहलाती है जो सागर का कोई भी हिस्सा जो किसी कारण से जैसे कोई स्थलखंड किसी कारण से टूट गया और सागर का पानी उसमें प्रवेश कर गया और वो लगभग चारों तरफ से बंद है, उसका माइन्यूट सा एक भाग सागर से मिला हुआ है, वो झील लैगून झील कहलाती है। जैसे चिल्का झील है भारत में, तो ऐसे है, ऐसे बस यहाँ से ये पानी यहाँ प्रवेश कर गया, यहाँ पानी है, इसीलिए ये झील खारे पानी की झील रहती है। लैगून अधिकतर खारे पानी की झील होती है। तो ये लैगून झील हो गई। हिमानी निर्मित झील कौन सी होगी? जो हिमानी के अपरदन से बनती है वो हिमानी झील कहलाती है। इसी तरह जो वायु निर्मित झील है वो वायु के अपरदन से बनती है, वो वायु निर्मित झील होती है। और डेल्टाई झील वो होती है जहाँ नदी अपने कई भागों में ऐसे बढ़ जाती है, डेल्टा बनाती है सागर में गिरने से पहले। तो जो यहाँ पे जो झील निर्मित हो जाती है, पानी भर जाता है, वो डेल्टाई झील कहलाती है। डेल्टाई झील कौन सी कहलाती है? जो नदी जब जल उसमें गिरती है समुद्र में, तो बीच में जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें जो पानी भर जाता है, वो डेल्टाई झील कहलाती है। आखिरी है क्रेटर झील। क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील उसको कहते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये जो ज्वालामुखी बनता है, ये बाद में जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है और यहाँ ये गड्ढा नुमा आकृति होती है, जब यहाँ पानी बारिश से पानी भर जाता है, तो ये जो बनता है ये कौन सी बनती है? क्रेटर झील बनती है। झील कौन सी होती है? लगभग चारों तरफ से स्थल के बीच में एक गहरा स्थान जहाँ पर स्थिर जल रहता है, वो झील कहलाती है। झील कई प्रकार की होती हैं, जैसे विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और क्रेटर झील। विवर्तनिक झील कौन सी होती है? जब कोई हिस्सा जमीन के अंदर धंस जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो वो विवर्तनिक झील बनती है। लैगून जैसे वुलर झील है कश्मीर की, वो विवर्तनिक झील है। जैसे लैगून झील कौन सी होती है कि स्थलखंड के टूटने से सागर का पानी जो अंदर भर जाता है और वो एक माइन्यूट सी कड़ी के रूप में सागर से जुड़ा रहता है, तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है और एक तरफ से सागर से, वो लैगून झील कहलाती है। जैसे चिल्का झील, पुलकट झील भारत की। हिमानी निर्मित झील वो होती है जो जिनका निर्माण हिमानियों के अपरदन से होता है। वायु निर्मित झील वो होती है जिनका निर्माण वायु के अपरदन से होता है, इन्हें पिलाया झील भी कहते हैं। डेल्टाई झील वो होती है जो डेल्टा नदियां जब समुद्र में गिरने से पहले जब डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो उस डेल्टा में कुछ गड्ढे बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, तो उन झीलों को डेल्टाई झील कहते हैं। और क्रेटर झील उस ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, तो जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर में जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है, तो क्रेटर में जब पानी भर जाता है बारिश का, तो उससे जो झील का निर्माण होता है वो क्रेटर झील कहलाती है। बिहार की झीलों के बारे में एक और झील होती है जो नदियों से निर्मित होती है। वायु निर्मित, हिमानी निर्मित लिखा, नदी से निर्मित, नदी निर्मित, इन्हें गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील। गोखुर झील कैसे बनती है? गोखुर झील जैसे ये नदी आ रही है, जब नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, जैसे ऐसे नदी बह रही है और नदी अचानक अपना मार्ग, अचानक या काफी दिन बाद जब अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जैसे नदी ऐसे बहने लगती है, तो ये जो हिस्सा छूट जाता है और इसमें पानी रह जाता है, तो ये झील जो बनती है ये गोखुर झील कहलाती है। और इस गोखुर इसलिए कि इसका जो आकार होता है वो गाय के पैर की तरह होता है, इसीलिए इसे गोखुर झील या ऑक्सबो झील भी, ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इन्हीं झीलों को बिहार में ताल या चौर या मन कहा जाता है। बिहार में इनका नाम, स्थानीय भाषा में इन्हें ताल, कहीं पे चौर और कहीं पर मन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं बिहार में कौन कौन सी झीलें हैं और इनके क्या क्या नाम है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये आपका बेगूसराय है। ये क्या है? ये बेगूसराय है। और बेगूसराय में कौन सी झील है? कांवर झील।
कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। बेगूसराय की मझौल गांव में, बेगूसराय की मझौल गांव में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील की विशेषता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील हमने अभी आपको बताया, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और ये किससे बनी? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। विसर्पण किसे कहते हैं? आपको लग रहा होगा विसर्पण शब्द आ गया, तो विसर्पण कहलाता है यही जो नदी ऐसे 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 सर्प के आकार में बहती है, और जब ये हिस्सा ऐसे टूट जाता है और ये ये झील बन जाती है, तो ये जो इस तरह नदी बहती है इसी को विसर्पण कहते हैं। सर्पण के आकार की होती है और ये टूट जाता है, ये विसर्पण कहलाता है। तो ये किसके विसर्पण से बनी है कांवर झील? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। कांवर झील किसके विसर्पण से बनी है? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। अभी हम आपको, जैसे अभी तो सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़ा है, इसी तरह मैप में हम आपको इंडिया भी पढ़ाएंगे और मैप में हम आपको वर्ल्ड भी पढ़ाएंगे, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, सभी अलग अलग भी पढ़ाएंगे। और बिहार के जिलों को भी बताएंगे, उनके जिलों की जो जो विशेषताएं होंगी वो बिहार के जिलों को भी हम मैप में दर्शाते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं आपको मैप पर आगे के वीडियो में बताऊंगी। अभी आप झील पर देखें, बेगूसराय में के मझौल गांव में कौन सी झील है? कांवर झील। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से ये बनती है। कौन सी नदी से बनती है? बूढ़ी गंडक से। साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। साइबेरियाई जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस झील में आते हैं, कांवर झील में। अगला है कुशेश्वर स्थान झील। ये कहाँ पे है? ये आपके दरभंगा जिले में है। दरभंगा जिले में कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। दरभंगा जिले में कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। ये जैव विविधता का दुर्लभतम उदाहरण है बिहार में। जैव विविधता बहुत अधिक है यहाँ पे, और ये धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। कौन सी झील है? कुशेश्वर स्थान झील। कहाँ पर है? दरभंगा में। क्या विशेषता है? जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने दो झील देखी। कांवर झील कहाँ पर है? मझौल गांव, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पर है? मझौल गांव, बेगूसराय में। क्या विशेषता है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कौन सी नदी के विसर्पण से बनती है? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से बनती है, और साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। दूसरी झील हमने देखी कुशेश्वर स्थान झील, जो कहाँ पर है? दरभंगा में है। इसकी क्या विशेषता है? कि यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और ये एक धार्मिक स्थल भी है। इसके बाद सहरसा। सहरसा में आपकी कौन सी झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील। सहरसा में कौन सी झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील। इसकी क्या विशेषता है? ये 3-4 झीलों के मिल के बनी है। सरदिया, जमुनिया, कुमीबी, गोबरा के सामूहिक मिलने से सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण हुआ है। नाम याद रह जाते हैं तो ठीक है, वरना सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? ये सहरसा में है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है। कैसी होती है घोड़े की नाल? ऐसे ऐसे कुछ कुछ रहती है। इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? सहरसा में है। इसकी विशेषता क्या है? कि इसकी आकृति जो है वो घोड़े की नाल जैसी है। 3 झील हो गई। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, इसकी विशेषता है कि इसमें जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। कांवर झील मझौल गांव, बेगूसराय में, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं। अगली झील है भागलपुर में जगतपुर झील। भागलपुर में जगतपुर झील है, ये प्राकृतिक झील है और इसको पर्यटन के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। कौन सी झील? जगतपुर झील। कहाँ पर है? भागलपुर में। एक और झील कटिहार में है, गोगाबील झील। ये कटिहार के मनिहारी में स्थित है और इसमें 2 तरह से पानी आता है। तो महानंदा के जलप्रपात से महानंदा से जल प्राप्त करती है ये, दूसरा मानसूनी बरसात से। कटिहार में कौन सी झील है? गोगाबील झील है। इसे घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं।
घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं किसे, घोघा बील झील को, और ये मनिहारी में है, कटिहार में, कटिहार के मनिहारी में स्थित है घोघा बील झील। इसे घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं। ये महानंदा से या मानसूनी वर्षा से अपना जल प्राप्त करती है। यहाँ से फिर पढ़ते हैं, घोघा बील झील कटिहार में, जगतपुर झील भागलपुर में, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, कुशेश्वर नाथ झील दरभंगा में, और कांवर झील मझौल गांव बेगूसराय में। ये थी बिहार की इम्पोर्टेंट झील है। अब कुछ नदी जोड़ो परियोजना भी है, वो भी हम आपको यहीं लिख देते हैं और आप उन्हें देख लीजिएगा। इसे मिटा के हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। नदी जोड़ो परियोजना हम यहाँ पे लिख देते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, इनका विचार कब आया, कौन कौन सी परियोजना बिहार में है, ये और थोड़ा सा जान लेते हैं। 1848 में, स्वतंत्रता से पूर्व 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मुख्य अभियंता थे, इंजीनियर थे, सर आर्थर कॉटन। इन्होंने सर्वप्रथम विचार दिया था नदियों को आपस में जोड़ने का। नदी को आपस में जोड़ने से लाभ क्या होगा कि किसी नदी में ज्यादा पानी है, किसी में कम है, जोड़ के जो ज्यादा पानी वाली है बाढ़ लाती है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। सूखे की समस्या से राहत पा सकते हैं। सिंचाई के वो क्षेत्र जहाँ पर नदी या पानी की व्यवस्था कम है वहां भी पानी पहुंच सकता है। इस तरह के लाभ के लिए ये विचार दिया था मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने। किसने दिया था? सर आर्थर कॉटन ने। कब दिया था? 1848 में। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख अभियंता सर आर्थर कॉटन ने नदी जोड़ो परियोजना लाने का विचार 1848 में सर्वप्रथम दिया था। उसके स्वतंत्रता के बाद 1960 में ऊर्जा मंत्री थे KL राव। इन्होंने सर्वप्रथम ये स्वतंत्रता के बाद इस विचार को, इस प्रस्ताव को रखा कि गंगा को कावेरी में जोड़ा जाए, और तब से ये प्रश्न बहुत ज्वलंत हो गया नदी जोड़ो परियोजना को, और सबसे पहले इसे जोड़ने का प्रयास किया गया केन और बेतवा को। बिहार में कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है? कोसी का पानी महानंदा में डालने का प्रयास कोसी मेची लिंक नहर योजना के तहत। कोसी मेची लिंक नहर योजना के तहत कोसी का पानी महानंदा में डाला जाएगा, और इससे लाभान्वित जो जिले होंगे वो अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया, ये वाला भाग बिहार का। अगर इसे बिहार ऐसे मान लें तो ये वाला भाग जो उत्तर पूर्वी भाग है। कोसी महानंदा नदी जोड़ो परियोजना में कोसी मेची लिंक नहर योजना नाम है इसका। इसमें अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया को लाभ मिलेगा। दूसरा है सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ा जाएगा। सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ा जाएगा। इस योजना का नाम है बक्सौती बैराज नहर योजना। बक्सौती बैराज नहर योजना। सकरी नदी, नाटा नदी, बक्सौती बैराज नहर योजना। कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? नवादा जिला, नालंदा जिला और शेखपुरा जिला। नवादा जिला, नालंदा जिला और शेखपुरा जिला। एक और परियोजना जो प्रस्तावित है बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना। बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना ये प्रस्तावित है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले होंगे बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कोसी महानंदा, कोसी मेची लिंक नहर योजना। इससे प्रभावित होने वाले जिले अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया। सकरी नदी और नाटा नदी को जोड़ा गया जिसमें बक्सौती बैराज नहर योजना है। नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिले प्रभावित होंगे, मतलब लाभान्वित होंगे। बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना ये प्रस्तावित है। इसके बनने से लाभ मिलेगा बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर को। ये थी आपकी गंगा लिंक नदी जोड़ो परियोजनाएं। भारत की नदी जोड़ो परियोजना हम इंडिया पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी आप केवल बिहार की जान लीजिए, और ये जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में हमने बात की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आइए
हम शुरू करते हैं। बिहार में सिंचाई। सिंचाई के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक तो धरातलीय जल और दूसरा भूमिगत जल। धरातलीय जल का मतलब हुआ जो धरातल पर बहता है, और भूमिगत जल का मतलब हुआ जिसका स्रोत भूमि के अंदर से है। धरातलीय जो धरातल पर बह रहा है, और भूमिगत जो भूमि के अंदर से निकाला गया है, वो भूमिगत जल कहलाता है। तो दो तरह के जलों की बात है, एक धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल। धरातलीय जल जो धरातल पर जल बह रहा है वो धरातलीय जल होता है, और जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है वो भूमिगत जल होता है। धरातलीय जलों में नहरें और तालाब आते हैं। तालाब और नहरें ये किस में आ जाती हैं? धरातलीय जल में। जबकि कुआं और नलकूप ये आते हैं आपके भूमिगत जलों में। ठीक है। बिहार में मुख्यतः सिंचाई की जो साधन है वो नहरों के द्वारा होती है और नलकूप के द्वारा होती है। बिहार में जो सिंचाई होती है वो मुख्यतः नहरों और नलकूप के द्वारा होती है। तालाब और कुआं अन्य साधनों में है, लेकिन प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन क्या है? नहरें और नलकूप। ना से नहरें ना से नलकूप। बिहार में प्रमुख रूप से सिंचाई के साधन नहरें हैं और नलकूप हैं। अधिकतर भाग की सिंचाई नहरों और नलकूपों के द्वारा की जाती है। नहरें भी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम नहरों पर ही बात कर लें, बाद में तालाब, कुआं और नलकूप पर हम बात करेंगे। नहरें भी दो प्रकार की हैं, एक तो नित्यवाही नहर है, एक अनित्यवाही। नित्यवाही से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नित्य मतलब रेगुलर रूप से जो बहने वाली नहर है उसको हम नित्यवाही कहेंगे। और जो अनित्यवाही है यानी कि उनमें कभी कभी जल आता है, कभी कभी उनमें जल आ पाता है, उन्हें हम अनित्यवाही कहेंगे। तो नहरें दो प्रकार की हैं, सदावाही या नित्यवाही और दूसरी अनित्यवाही। सदावाही या नित्यवाही का मतलब हुआ कि जो हमेशा बहती रहे, जिसमें हमेशा जल बना रहता है, वो नित्यवाही होती हैं। और जिनमें वर्ष के कुछ ही महीनों में जल उपलब्ध होता है उन्हें हम अनित्यवाही कहते हैं। नित्यवाही जैसे सदा नीरा नदियों से बनी है या कृत्रिम जलाशयों से उनका निर्माण किया गया है, वो नित्यवाही है। और अनित्यवाही जैसे वर्षाकालीन जल आता है बाढ़ के समय पे या इस समय पे, उनमें नहरों का कटाव करके उस पानी का यूज कर लिया जाता है, उन्हें हम अनित्यवाही कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे नहरों के बारे में। अब बिहार की हम प्रमुख नहरों की बात कर लेते हैं। बिहार कुछ मैंने यहाँ लिख दी हैं, कुछ और हैं जैसे कोसी वगैरह, वो हम इन्हें मिटा के लिख देंगे। बिहार की प्रमुख नहरें जैसे सोन नदी परियोजना की नहर। किसकी नहर? सोन नदी परियोजना की नहर। सोन नदी कहाँ से बहती है? हमने नदियां वाला पढ़ाया था आपको। अब बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि सोन नदी कहाँ से बहती है। सोन नदी नीचे से आती है, दक्षिण की तरफ से बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में। सोन नदी परियोजना की नहर है। दो नहर परियोजना है सोन नदी पर, एक पश्चिमी सोन नहर, दूसरा पूर्वी सोन नहर। दो परियोजना है सोन नदी पर, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। बाएं तट पर पश्चिमी सोन नहर जो है वो बाएं तट पर है, सोन नदी के बाएं तट पर है, और डेहरी नामक स्थान से ये नहर निकाली गई है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी के बाएं तट पर है और ये डेहरी नामक स्थान से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी के दाहिने तट पर है और ये वारुण नामक स्थान से निकाली गई है, ये पटना तक जाती है। पश्चिमी सोन नहर बाएं तट पर है सोन नदी के, डेहरी नामक स्थान से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी के दाहिने तट पर है, वारुण नामक स्थान से निकाली गई है, ये पटना तक जाती है। अगली बिहार की नहर है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर बिहार और नेपाल की सीमा पर है। बिहार और नेपाल की सीमा पर कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर है। ये मुख्यतः गंडक नदी से निकाली गई है और इस नहर का जो सिंचाई लाभ है वो पश्चिमी चंपारण को प्राप्त होता है।
किसको प्राप्त होता है? पश्चिमी चंपारण को। कौन सी नहर का जल? त्रिवेणी नहर का जल। ये किस नदी पर है? गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल की सीमा पर। अगली नहर है त्यूर और ढाका नहर। त्यूर व ढाका नहर, ये गंडक की सहायक नदी त्यूर और लाल बकिया नदी पर है। दो नदियां हैं, एक त्यूर है, त्यूर तो यहाँ भी आपको दिख रहा है, त्यूर नदी और लाल बकिया नदी। त्यूर और ढाका नहर कौन सी नदियों से निकाली गई है? गंडक की सहायक नदी त्यूर और लाल बकिया नदी से निकाली गई है, और इसका लाभ पूर्वी चंपारण को मिलता है। इससे, इस नहर से जो सिंचाई लाभ होता है वो पूर्वी चंपारण को मिलता है। अगली है कमला नहर। कमला नहर कमला नदी से निकलती है। दरभंगा की उत्तर में कमला नदी बहती है। दरभंगा के उत्तर में कमला नदी बहती है, वहीं से ये कमला नहर निकाली गई है। इसका मुख्यतः सिंचाई लाभ मधुबनी को प्राप्त होता है। कमला नहर कहाँ से निकाली गई है? कमला नदी से। ये दरभंगा के उत्तर में पड़ती है और इसका सिंचाई का मुख्य लाभ मधुबनी को प्राप्त होता है। गंडक परियोजना की दो नहर हैं, एक मुख्य पश्चिमी नहर, दूसरी मुख्य पूर्वी नहर। ये गंडक नदी से निकली है त्रिवेणी नहर, लेकिन ये गंडक परियोजना की नहर है, मुख्य पश्चिमी नहर और मुख्य पूर्वी नहर। मुख्य पश्चिमी नहर का लाभ यूपी, बिहार और नेपाल को मिलता है। किस किस को मिलता है? यूपी, बिहार और नेपाल को। और मुख्य पूर्वी नहर इसे त्रिहुत नहर भी कहते हैं। त्रिहुत नहर भी कहते हैं किसको? मुख्य पूर्वी नहर को। गंडक परियोजना की नहरें, ये त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली है, लेकिन ये अलग है। गंडक परियोजना की नहर है, दो नहर है, मुख्य पश्चिमी नहर, मुख्य पूर्वी नहर। मुख्य पश्चिमी नहर यूपी, बिहार और नेपाल की सीमा पर है, तीनों को लाभ देती है। और मुख्य पूर्वी नहर जो है वो त्रिहुत नहर भी उसे कहा जाता है। अब हम इसे मिटा के आपको कोसी परियोजना भी बता देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहर है वो भी बता देंगे, और ये तालाब और कुआं और नलकूप के बारे में भी हम बता देंगे आपको। आगे देखते हैं कोसी परियोजना की नहर। कोसी परियोजना की तीन नहर है मुख्यतः, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और छतरा नहर। ये कोसी परियोजना की जो नहरें निकाली गई, ये नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, वहां पर एक बांध बनाकर इन नहरों को निकाला गया। नेपाल में हनुमान नगर के पास एक बांध बनाकर वहां से इन नहरों को निकाला गया है। तो कोसी किस नदी पर बांध बनेगा? कोसी परियोजना है तो कोसी पर बनेगा। कोसी पर नेपाल में हनुमान नगर में एक बांध बनाकर इन तीनों नहरों को निकाला गया, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और छतरा नहर। पूर्वी कोसी नहर का लाभ सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार को मिलता है। पश्चिमी कोसी नहर का लाभ दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को मिलता है। साथ साथ सुपौल को भी पश्चिमी कोसी का भी लाभ मिल जाता है। छतरा नहर का लाभ नेपाल को मिलता है, मोरंग जिला है नेपाल का, उसको ये लाभ मिलता है, मोरंग जगह को। पूर्वी कोसी नहर का लाभ किस किस को मिलता है? सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार को। पश्चिमी कोसी नहर का लाभ मिलता है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को। छतरा नहर का मोरंग नेपाल को लाभ मिलता है। अगली नहर है राजपुर नहर। राजपुर नहर भी पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। ये जो पूर्वी कोसी नहर है इसी की शाखा है, कौन सी? राजपुर नहर। राजपुर नहर किसकी शाखा है? पूर्वी कोसी नहर की। सकरी नहर, सकरी एक नदी है जिस पर नहर बनाई गई है और ये नवादा, नालंदा और गया को लाभ पहुंचाती है। सकरी नदी से सकरी नहर निकाली गई जो नवादा, नालंदा और गया को लाभ पहुंचाती है। एक और योजना है बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना। ये भागलपुर में कहलगांव के निकट ये योजना शुरू की गई। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना कहाँ पे शुरू की गई? भागलपुर में कहलगांव के निकट।
एक बार फिर देख लेते हैं। कोसी परियोजना की 3 नहरें हैं जो हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर निकाली गई। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, छतरा नहर। पूर्वी कोसी नहर का लाभ मिलता है सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार को। पश्चिमी कोसी नहर का लाभ मिलता है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को। इसका लाभ सुपौल को भी मिलता है। छतरा नहर का लाभ मिलता है मोरंग, नेपाल को। राजपुर नहर ये पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सकरी नहर सकरी नदी से निकाली गई है और ये नवादा और नालंदा और गया को लाभ पहुंचाती है। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना भागलपुर के कहलगांव के निकट शुरू की गई। अब हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने नहरों पर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे तालाब, कुआं और नलकूप पर। तो चूंकि नहरों के बाद सर्वाधिक सिंचाई बिहार में नलकूपों से होती है, तो हम पहले नलकूप पर बात कर लेते हैं। नलकूप क्या होता है? नलकूप आधुनिक युग का कुआं है। यानी कि नलकूप कैसे निर्मित होता है? पहले कुआं खोदा जाता है, फिर उसमें पाइप डालकर ऊपर पानी को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि ऊपर पानी आने लगता है। काफी नीचे तक खोदकर उसमें पंप सेट लगाया जाता है। जैसे अभी आपने घरों में जो समरसेबल देखते हैं वही है नलकूप। एक तरह से जो समरसेबल होती है वो नलकूप की ही तरह होती है। तो नलकूप किस तरह होते हैं? जैसे समरसेबल घरों में होती है उसी तरह से नलकूप होते हैं। ये आधुनिक युग के कुआं कहे जाते हैं। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना शुरू की गई 2011 में समस्तीपुर से। 2011 में समस्तीपुर से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना शुरू की गई समस्तीपुर से। समस्तीपुर से बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना शुरू की गई। और बिहार में नहरों के बाद सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से ही होती है। उसके बाद तालाब। तालाब आप जानते हैं गड्ढा नुमा होता है बड़ा सा, और तालाब जो होता है वो एक गड्ढा नुमा होता है बड़ा सा, उसमें पानी भरा रहता है हमेशा, उसे हम तालाब कहते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। तालाब से सिंचाई बिहार में पूर्णिया को छोड़कर लगभग सभी जिलों में होती है। बिहार के सभी जिलों में तालाब से सिंचाई होती है पूर्णिया को छोड़ के। पूर्णिया में तालाब से सिंचाई नहीं होती, ये प्रश्न भी बन सकता है। कुआं आप जानते ही हैं, जो गहरे नीचे खुदे होते हैं जिनमें नीचे स्रोत से पानी आता है। कुओं से सिंचाई रहट, मोट, कुड़ी आदि का प्रयोग करके की जाती है। आधुनिक युग में अब कुओं से सिंचाई लगभग बंद सी हो गई है, क्योंकि कुओं का रूप नलकूप ने ले लिया है। जो कुआं होते थे अब उनका प्रयोग नलकूप के द्वारा किया जाता है। बिहार में सिंचाई का एक और साधन है जिसे हम पाइन कहते हैं। पाइन से भी बिहार में सिंचाई होती है। और पाइन एक तरह से कृत्रिम कच्ची नहर होती है। जैसे जो मेन नहर है या नदी है उससे खुद ही किसान एक कच्ची नहर खोद के बना लेता है, या अपने किसान खेतों के आसपास एक नहर निर्मित कर लेता है जो कच्ची होती है, उसको हम पाइन कहते हैं। बिहार में इस पाइन से भी सिंचाई होती है। तो हमने सिंचाई परियोजनाएं और बिहार में सिंचाई के साधनों पर बात कर ली, और मैप पर इन्हें देखने की जरूर कोशिश किया करें। और न सिर्फ बिहार को ही, कुछ भी पढ़ें आप तो उसे मैप में जरूर कोड करें, इससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। आइए हम बात करेंगे आज बिहार की मृदा की। मृदा पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। 60% लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी करें। आइए देखते हैं बिहार की मृदा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हूँ, तो थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। हो सकता कि अभी वीडियो एक दिन छोड़ एक दिन आए,
क्योंकि रोज वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और पूरे ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उतना आनंद नहीं आता पढ़ाने में। फिर भी चलो मृदा पर बात करते हैं। आइए, बिहार की मृदा। बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा और पठारी मृदा। उत्तर और दक्षिण को किस तरह बांटा गया हमने आपको पहले भी बताया था जब नदियां पढ़ा रहे थे। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। बिहार के लगभग मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभक्त करती है, बिहार का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में उत्तरी मैदान हो गया और दक्षिणी भाग में दक्षिणी मैदान हो गया। और ये जो पठारी मृदा है ये बिहार के दक्षिणी भाग में है, जो छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है, जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पठारी मृदा पाई जाती है। बिहार में 90% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। तो 90% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बाकी ये छोटे छोटे भागों में मृदा अलग अलग तरीके से बटी हुई है। तो आइए हम सब, आपको बिहार का मैप दिखाई दे रहा होगा, लमसम ठीक बना है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तराई पर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तराई मृदा। तराई समझ लेते हैं कि तराई क्या होता है। तराई उस क्षेत्र को कहते हैं जो हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र होता है, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो हिमालय के बाद वाला जो मैदानी क्षेत्र शुरू होता है वो क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। वहां पे नमी अधिक मात्रा में होती है। और ये चूंकि हिमालय यहाँ से नेपाल है, यहाँ क्या है? नेपाल। तो नेपाल में कौन सा है? हिमालय है। तो हिमालय के जो नीचे का, हिमालय के जस्ट बाद वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तराई। तराई। तो तराई मृदा की क्या विशेषता है? इसका रंग भूरा होता है और हल्का पीला सा होता है। इसमें लवण और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तथा फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है। ये धान, पटसन, गेहूं और जौ जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तराई मृदा कहाँ पाई जाएगी? बिहार के सबसे उत्तरी क्षेत्र में, जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र होता है। तराई से ही पता चला, बोलते हैं ना इसकी तराई कर दो, मतलब गीला कर दो। तो कहीं ना कहीं इसमें नमी अधिक होती है, इसलिए ये तराई बोलते हैं इसको। और ये इसका रंग भूरा और हल्का पीला सा होता है। इसमें लवण और ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसमें धान, पटसन, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन होता है। इसके बाद वाली, जस्ट बाद वाली मृदा खादर मृदा कहलाती है। इस खादर को नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ क्यों? क्योंकि ये नदियों के द्वारा बार बार नई हो जाती है। इस पर नदियां, बाढ़ का पानी ये सब आता है, तो जो नवीन तत्व नदियों के होते हैं वो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये नवीन होती है। तो ये खादर है। तराई के जस्ट बाद वाला क्षेत्र खादर कहलाता है। और खादर की विशेषता है कि ये नवीन जलोढ़ मृदा है और ये उपजाऊ मिट्टी है। ये बाढ़ से निर्मित होती है, नदियों के द्वारा निर्मित होती है और ये उपजाऊ मिट्टी है। इसी को नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो सबसे ऊपर तराई होगी, उसके बाद खादर। फिर इधर देखिए, ये जो सिवान सारण का क्षेत्र है, गोपालगंज, सिवान आदि का जो क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ पे जो मृदा है इसको हम क्या कहते हैं? ये बल सुंदरी है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे हम बल सुंदरी कहते हैं। और बल सुंदरी की विशेषता है कि ये चूना और क्षार युक्त होती है, अर्थात ये क्षारीय मृदा है। बल सुंदरी कैसी मृदा है? क्षारीय मृदा है। इसके बीचों बीच में ये जो पटना आदि का क्षेत्र है, ये कौन सा है? यहाँ ताल मृदा पाई जाती है। ताल की विशेषता क्या है? कि ये वर्षा में जलमग्न रहती है। ताल हमने जब नदियां पढ़ा रहे थे तब भी बताया था। ताल कौन सा है? वर्षा में जलमग्न रहती है और ये उर्वर क्षेत्र है। इसमें दलहन अधिक उपजता है। दलहन का उत्पादन ताल मृदा में अधिक होता है। इसे ताल या टाल दोनों कहते हैं।
वर्षा में ये जलमग्न रहती है और ये उर्वर क्षेत्र है और इसमें दलहन की फसल अधिक उपजाई जाती है। ताल के बाद बांगर आएगी। बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है और ये धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना, अरहर आदि के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद आपका करेल और केवाल क्षेत्र है। बांगर यहाँ भी है थोड़ी सी। करेल और केवाल का क्षेत्र ये अपशिष्ट मिट्टी है और इसमें बालू के कण भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मृदा भी अच्छी फसलें उत्पादन के लिए जानी जाती है। धान वगैरह यहाँ भी हो जाता है, लेकिन इधर की अपेक्षा ये क्षेत्र सूखा और पठारी क्षेत्र है। ये लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, कम उपजाऊ है। यहाँ इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, बालू अधिक पाई जाती है। ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, जैसे ज्वार, बाजरा और ये सब के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर मैदान की मृदा, दक्षिणी मैदान की मृदा और ये पठारी मृदा। बिहार में 90% जलोढ़ मृदा है। सबसे उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ, तो यहाँ तराई मृदा है और इस तराई मृदा की विशेषता है कि इसका रंग भूरा हल्का पीला होता है। लवण और ह्यूमस इसमें अधिक होते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है और धान, पटसन और गेहूं और जौ अधिक उत्पादन किया जाता है इसमें। इसके बाद आपका खादर आता है। खादर ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये नदियों के द्वारा लाए गए उपजाऊ तत्वों से निर्मित होती है। इसके बाद बल सुंदरी है, ये चूना और क्षार युक्त होती है, ये क्षारीय मृदा है। इसके बीचों बीच में ताल या टाल मृदा है। ये वर्षा में जलमग्न रहती है लेकिन अधिक उर्वर होती है और दलहन की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बाद बांगर है, ये रोहतास आदि के कैमूर रोहतास के क्षेत्र में बांगर है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा है और ये धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना और अरहर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद करेल और केवाल है, ये अपशिष्ट मिट्टी है, इसमें बालू के कण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। धान हो गया, अरहर हो गया, गेहूं हो गया, इसमें भी उत्पादन किया जाता है। इसके बाद लाल मिट्टी और या बलथर मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी भी है, बलथर है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ये कम उपजाऊ है। इसमें लोहा अधिक पाया जाता है, बालू की मात्रा अधिक है। इसमें मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि का। तो ये आपकी बिहार की मृदा है। मैप पर इनको देखिएगा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होंगी, याद हो जाएंगी। मैप देखेंगे तो आपको ये मेंस में भी फायदा करता है। आप मैप बनाकर जब चीज़ों को दर्शाते हैं। मिट्टियों की बर्बादी के कारण भी पूछे जाते हैं, तो प्रदूषण से रिलेटेड आप इसमें जोड़ दीजिए। वनों का कटाव है, वृक्षारोपण करके इनको बचाया जा सकता है, प्रदूषण की कमी रखी जा सकती है। क्षार अधिक बढ़ रहा है, कचरा प्रबंधन करना चाहिए सीवर का पानी जाने से या पॉलीथीन के जमाव से। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो इसकी उपजाऊपन को कम करते हैं, तो इनसे इसका बचाव किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।